हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉट में। हम बात कर रहे थे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस तरीके की आकृतियां बनती हैं, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें हमने दो चीजों को अभी तक देखा था, एक देखा भागर क्षेत्र और दूसरा देखा तराई क्षेत्र। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि जो हिमालय का निर्माण है वो हिमालय के द्वारा जो नदियां आती हैं उनके द्वारा किस तरीके से निर्माण होता है। इसी जो स्थलाकृति अब आगे जो बनेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने देखा था कि दो तरीके से हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की स्टडी करते हैं। एक उसके भौतिक स्वरूप को देखते हैं जिसे हम स्थलाकृति भी बोलते हैं, उसी का भी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने चार जो उसके भाग हैं उसको देखा था। जिसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, भांगर क्षेत्र के बारे में, है ना। भांगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपको बताया था शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय क्षेत्र में, है ना, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में आप देखेंगे कि तीव्र गति से जो नदियां आती हैं वो अपर्दन के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती है और उसके गिरपदीय क्षेत्र में क्या करती है, आकर पूरे के पूरे अपर्दन को छोड़ देती है ना। और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। फिर मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से एक तेज गति से नदी आती है और यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है, ठीक है। और ये गतिविधि जो है वो आप आराम से समझ सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में आप देखेंगे कि नदियों के द्वारा जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है या फिर भूस्खलन होता है तो सीधे सीधे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां एकदम से कट के नीचे आ जाती हैं और वहां पर नीचे वाले भाग पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। नदियां यहाँ पर जब पहुंचती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, अब पत्थरों के बीच में विलुप्त हो जाती हैं और आगे जाकर जल धाराओं में विभाजित होकर आगे की तरफ बढ़ती हैं, जिसे हमने नाम दिया था तराई क्षेत्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था तराई क्षेत्र। भावर क्षेत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि भावर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर वनस्पति जो होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि पत्थर है। यहाँ पर वनस्पति को विकसित होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो नहीं मिलती हैं। लेकिन जब हम तराई क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि कक्कड़ पत्थर जितने भी बड़े बड़े होंगे वो तो भार के कारण यहीं पर रुक जाएंगे ना, अब यहाँ से ढलान नहीं है, तो आगे की तरफ जब नदी बढ़ेगी तो क्या करेगी, छोटी छोटी मिट्टी गाद, है ना, और साथ अपने साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देगी और आगे के क्षेत्र में फैलना शुरू कर देगी, जिसे हम तराई कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र था इसको हमने क्या नाम दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये है भांगर क्षेत्र, है ना। और इसके दक्षिण में ही निर्माण करती है नदी तराई क्षेत्र का। तराई क्षेत्र में अब पत्थर तो है नहीं, है ना, पानी है अच्छी खासी मात्रा में। तो यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की होगी, बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाएंगे, वनस्पति होगी, जीव जंतु होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। जो मुख्य तौर पर अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वो तराई क्षेत्र से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से कृषि कर सकते हैं, है ना, मकान बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ज्यादा कठिनाई नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तो बात हो गई भांगर क्षेत्र की, दूसरी हो गई तराई क्षेत्र की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे बांगर क्षेत्र की, ठीक है। बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र की, ठीक है, बांगर और खादर क्षेत्र की। चलिए, तो यहां तक हमने देखा, इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ गई नदियां। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ, जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करिएगा, डेली इस चीज को हम आपको बोलते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया भांगर क्षेत्र, ये हो गया तराई क्षेत्र। उसके बाद उत्तराखंड के दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान कहलाता है, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। सबसे उत्तरी भाग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा कहते हैं, है ना। और जो बिहार का जो पश्चिमी भाग है उसको हम मध्य गंगा कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं निचली गंगा, गंगा का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे मैदान नहीं लिख रही हो तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर जो अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें या पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो मैदान का विकास है
मैदान जो बनता है वो किस नदी के द्वारा, तो एकमात्र सबसे लंबी नदी है वहां पर कौन सी फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो मिलके पूरे अपवाह तंत्र के द्वारा मैदानी क्षेत्र का निर्माण कहाँ करती है, पूर्वी भाग में, पूर्वी क्षेत्रों में, जिसे हम असम का भी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, असम में, है ना। तो यहाँ पर असम में आपको असम का मैदानी क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में ही है, बाकी के क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर ली भांगर क्षेत्र की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये थी शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। यहां से क्या हो रही है, नदी आगे बढ़ रही है इस तरीके से, और यहां पर ये हो गया आपका भांगर क्षेत्र, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। अब नदी यहाँ पर जब पहुंचेगी तो क्या करेगी, इन यहाँ पे जलधाराओं में बढ़ जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और ये जब जलधाराओं में आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, तराई क्षेत्र का निर्माण कर देगी इस तरीके से। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका तराई क्षेत्र होगा। अब यहीं पर आप इसके साथ नोट कर लो, क्योंकि मैंने अलग अलग से आपको कुछ फैक्ट्स नहीं लिखाए हैं, सिर्फ समझाया है, तो कोशिश करिए कि अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो जो चीज समझ नहीं आ रही है वो आपको समझा दी जा रही है। इसके अलावा आप जब बुक से पढ़ेंगे तो जो थ्योरी है वो आप अपने से रिलेट करके उसके नोट्स बना सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कि ये क्षेत्र जो होगा ये क्या होगा, कृषि योग्य होगा, नहीं होगा, ठीक है। वनस्पति कैसी होगी, कम होगी, है? जीव जंतु इनका भी अभाव होगा। लेकिन अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, इस वाले क्षेत्र की, तो ऐसे ही एक एक पॉइंट इसी तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना लो। इसकी बात करें इस क्षेत्र की, तो क्या होगी, उपजाऊ क्षेत्र होगा, जहां पर किस प्रकार की फसल होगी, गन्ना हो गया, चावल हो गया, है ना, ये सारी उपजाऊ होगा, ठीक है। वनस्पति घने जंगल होंगे, वन होंगे, ठीक है। जीव जंतु तो भी पाए जाए। अब यहां से जो नदियां हैं वो क्या करेंगी, जब ये आगे बढ़ेगी इस तरीके से नदी, ठीक है। अब धीमे धीमे इसकी गति क्या हो रही है, जब यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आई, शिवालिक श्रेणी से जब हिमालय के द्वारा जो नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उनकी गति क्या हो रही है, बहुत तेज है। लेकिन धीमे धीमे आप देखेंगे कि तराई क्षेत्र से जब ये नीचे की तरफ आती है तो इनकी गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से क्या करेंगी, ये गाद को छोड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इनकी चौड़ाई जो है वो क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र विकसित हो रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है आपका बांगर क्षेत्र। क्या कहलाता है, बांगर क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होगी, अत्यधिक दूरी तक इस तरीके से जो अवसाद होंगे उनको यहाँ पर दूर दूर तक फैलाना शुरू कर देंगी। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र विकसित हो रहा है नदी के द्वारा, और ये कैसा होगा, ये उपजाऊ क्षेत्र होगा। कैसा होगा, ये भी आपका उपजाऊ क्षेत्र होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी कभी नदियों में क्या होता है, अत्यधिक पानी आना है, जिसके कारण से क्या होती है, उसमें बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो अवसाद होंगे वो अत्यधिक क्षेत्रफल को कवर करते हुए
क्या कर देंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन प्रवाह जो है वो निरंतर बना रहेगा। तो जो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो विकसित हो रहा है, ये कैसा हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा, लेकिन ये क्षेत्र जो है लगातार फ्लो की वजह से क्या हमेशा नया बना रहेगा। तो यहाँ की जो मिट्टी होगी, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि नदी जो प्रवाह करके लेके आ रही है औद्योगिक क्षेत्र में, जो छोड़ती जा रही है अपना अवसाद, वो है ना, गाद, मिट्टी, कंकड़, जो कुछ भी, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये कैसी होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है मिट्टी, है ना। और यहाँ पे प्रवाह लगातार बना हुआ है, नदी लगातार क्या कर रही है, मिट्टी ला रही है, नए नए अवसाद अपने साथ लेके आ रही है। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, जो नया क्षेत्र होगा उसको हम खादर बोलेंगे, और जो पुराना है ना, पुराना क्षेत्र जो नदी के द्वारा बना दिया गया, उसको हम क्या कहेंगे, मांगर कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नदी जाकर क्या करेगी, एक जगह तो होगी जहां पर आके नदी समाप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इतनी सारी मिट्टी और इतना सारा अवसाद, इतना सारा कंकड़ पत्थर वो अपने साथ लेकर, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे पहाड़ी क्षेत्र से निकल गई है तो वहां पर आगे जाकर कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग वनस्पति जंगलों से होकर गुजरने के कारण लगातार नदी में अवसाद जो है इकट्ठा होता जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तराखंड से निकलकर जब वो पश्चिम बंगाल में जाकर समाप्त होती है ना, तो यहाँ से क्या होगा, निरंतर यहाँ पे भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा होगा जंगलों वाला, है ना। आगे जाकर बहुत सारी चीजें होंगी जो इसमें लगातार मिलती जाएंगी, और ये क्या करेगी, अंततः यहाँ पर जाकर जब ये समाप्त होगी नदी, तो यहाँ पे क्या करेगी, गाद को इकट्ठा करना शुरू कर देगी, फेंकेगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ब्रांचेस में, यहाँ पे भी जितनी जगह होगी। अब फ्लो तो बहुत धीमा हो गया ना, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे नदी की स्पीड बहुत है, तो मिट्टी लाके यहाँ पे इकट्ठी कर देगी। अब उसको जगह मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगी, वो भी यहाँ से दूसरी ब्रांचेस में, धाराओं में बंटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस तरीके से एक क्षेत्र का एक आकृति विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा कहते हैं। एक नदी, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के द्वारा, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना कि जो नदियां लंबी दूरी तय करके आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा गाद, अवसाद, कंकड़ पत्थर लेकर आती है, और मुहाने पर आके, मुहाना मतलब जहां पे नदी समाप्त हो रही है, वहां पर छोड़ देती हैं, और वहां पे इस तरीके की एक आकृति विकसित होती है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो गंगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से पूरे क्षेत्र को कवर करके, यहाँ पर आकर इसमें और सारी भी नदियां मिलती है, यहाँ से आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, इस तरीके से, और ये यहाँ पर आकर इस तरीके से पूरा का पूरा एक बड़े से डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव वन, क्या देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव वन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से भांगर, तराई, मांगर और खादर जो है, इनके द्वारा ये किस तरीके की आकृति है, ये भौतिक आकृति, भौतिक स्वरूप है। कैसा रूप है, भौतिक या फिर स्थलाकृति, ठीक है। इसी में मैंने आपको बताया था कि हम दो भागों में विभाजन करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने भौतिक स्वरूप को तो देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि इस जगह पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये है पंजाब हरियाणा क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे कि
सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी, व्यास, चिनाब यहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर आ जाता है राजस्थान, राजस्थान का मैदान, है ना, ये ऊपरी ये हो गया। तो इसको अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की। ठीक है, अब हम प्रादेशिक रूप देखेंगे इसका। नदी तंत्र में आपको अलग से पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे नदियों के द्वारा ही, क्योंकि ये क्षेत्र हो रहा है विकसित मैदानी क्षेत्र का, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखते चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका अपवाह तंत्र से ही है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे। नदियों से पहले हम लोग पठारीय क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु, पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और प्रादेशिक स्वरूप, हरियाणा ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है ये सिंधु नदी तंत्र में आएगा। किस में आएगा? सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है सिंधु, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस नदी द्वारा, सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। देखो यहां से आप सभी को पता है कि ये है तिब्बत क्षेत्र। ठीक है, और तिब्बत से एक नदी निकलती है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, इस तरीके से पाकिस्तान होते हुए, भारत से पाकिस्तान होते हुए जाकर कराची के पास, ठीक है, अरब सागर में जाकर ये नदी क्या होती है, मिल जाती है। लेकिन मानसरोवर से निकलने के बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इससे और भी नदियां आकर मिलती हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर आप देखोगे एक नदी है जिसका नाम है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब। ठीक है, चिनाब में आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, झेलम नदी आगे बढ़ती है और इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है रावी। ये भी आकर किस में मिल जाती है? चिनाब में, रावी। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है व्यास, और यहां से मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मानसरोवर। ठीक है, और ये है राकस्ता।
राकस, ये क्या है, दोनों झीलें हैं। अच्छा, वो आप में से किसी को पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राकस ताल जो झील है वो किस तरीके से निर्मित है? खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, लेगून झील है, किस प्रकार की झील है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी है, राकस ताल झील जो है वो किस प्रकार की झील है, झीलें मैंने कराई हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, इस तरीके से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, ये भी आगे जाकर क्या करती है, इसमें मिल जाती है। और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो व्यास नदी है ये भी जाकर क्या कर रही है, यहाँ पर पंजाब में जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये है सतलज नदी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो ये देखो कि यहीं पे बता देती हूँ, बाकी आगे जब हम प्रॉपर तरीके से नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, चिनाब है। और चिनाब में ही आकर झेलम मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, झेलम आकर चिनाब में मिलती है, रावी भी आकर चिनाब में मिल जाती है, व्यास पहले सतलज से मिलती है। ठीक है, और कहाँ पर मिलती है, हरिके नामक जगह पे, हरिके नामक जगह पे, जहां पर हरिके बैराज बनाया गया और यहीं से बहुत सबसे लंबी नहर का निर्माण किया गया जिसको हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, कहां पर, हरिके, और ये कहां पर है, पंजाब में। तो यहां से फिर ये नदी जब सतलज आगे बढ़ती है और जाकर मिठान पोर्ट के पास ये सभी नदियां जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हम जो पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं मैदान की, तो ये जो नदियां हैं और नदियों के द्वारा आपको अभी भी बताया कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। लेकिन जब दो नदियों के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये बनाती हैं दोआब। क्या बनाएंगी, निर्माण करेंगी दोआब क्षेत्र का। अच्छा, इस दोआब क्षेत्र से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अब इस नदियों को अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्षेत्र इनका कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, लेकिन फ्लो कहाँ से हो रही है, भारत से और तिब्बत से हो रही है। तो इस पे डिस्प्यूट भी है ना। इंडस वैली जो ट्रिटी हुई है, इंडस रिवर ट्रिटी जो आप लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो 1960 की इंडस रिवर ट्रिटी को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी विवादों में भी था, क्योंकि यहाँ पर किशनगंगा डैम के पास और भी झेलम नदी पे एक डैम बनाने की बात कर रहे थे इंडिया जब, तो पाकिस्तान ने उससे विरोध किया था। तो ये करंट से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी, अगर आप करंट से अपडेट रहेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अधिकतर क्षेत्र है वो कहाँ है, पंजाब में है। और ये पूरा का पूरा क्या है, सिंधु और झेलम के बीच एक दोआब क्षेत्र निर्मित हो रहा है, झेलम चिनाब के बीच एक दोआब क्षेत्र हो रहा है, रावी और व्यास के बीच, व्यास सतलज के बीच। तो क्या हो रहा है, नदियों के बीच जो प्रवाह क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज आप यहाँ पर समझिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतर क्षेत्र जो है, अधिकतर, यहाँ पे लिख लो, अधिकतर क्षेत्र कहाँ है इसका, अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पर इन नदियों के द्वारा पंच तंत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पंच तंत्र, पंच पंजाब भी बोला जाता है, पंच नद भी बोला जाता है, पंच तंत्र या नद भी बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं, एक तो झेलम आ जाएगी, ठीक है, दूसरी आ जाएगी चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 नदियां मिलकर पंचनद का क्षेत्र यहाँ पर विकसित करती है। इसमें सिंधु नदी नहीं आती है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यास और सतलज के द्वारा पंजाब और हरियाणा में मैदानी क्षेत्र का निर्माण जो है
किसके द्वारा हो रहा है? सतलज और व्यास नदी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इन नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी यहाँ पर एक साथ ही लिख लो आप लोग। ठीक है, दोआब क्षेत्र कौन सा कहाँ पर है और उनको किस नाम से जाना जाता है। दोआब, ठीक है, सिंधु और सिंधु से लेकर झेलम के बीच में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सिंधु और झेलम। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है सिंधु सागर। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर। आपसे पूछा जाए कि सिंधु सागर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सागर सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब, दो का मतलब क्या है? दो नदी, है ना। आब नदी को बोलते हैं और दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु और झेलम के बीच में क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र आपका सिंधु सागर। अब अगर झेलम और चिनाब की बात करें, दूसरी की बात कर लेते हैं। झेलम और चिनाब की बात करें, ठीक है, झेलम और चिनाब की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, चिनाब और झेलम। ठीक है, चिनाब और झेलम। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर बात करें चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चिनाब और रावी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेचना। ठीक है, रेचना। रा से रावी हो गया, च से चना से क्या होगा? चिनाब। ठीक है, इसके बाद बात करें रावी और व्यास की। ठीक है, रावी और व्यास की बात करें तो इस क्षेत्र को बोला जाता है बारी। क्या बोलते हैं हम? बारी। सीधे सीधे ये नाम दिए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। सिंधु सागर दे दिया, जाज दे दिया, रेचना दे दिया या फिर बारी दे दिया। नेक्स्ट है हमारा व्यास और सतलज। ये बहुत बार पूछा गया है, व्यास और सतलज के बीच में, क्योंकि पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा में विकसित होता है। पंजाब और सॉरी व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? विस्ट। क्या बोलते हैं? विस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ड्रॉ करके, बहुत ही आसान है ये। सीधे सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कि दोआब क्या होता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इतना टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर इस व्यास सतलज के नीचे का जो क्षेत्र है ये क्या होगा? आपका बांगर क्षेत्र होगा और खादर क्षेत्र होगा। इसके बाद अब हम डिटेल में, क्योंकि हमने देखा गंगा का जो मैदान है ये बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। 2525 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण इस नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा किया जाता है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, पूर्वी और पश्चिमी बिहार क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है मध्य गंगा का क्षेत्र, और निचली गंगा में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, है ना। यहाँ पर और भी सहायक नदियां इससे आकर मिलती हैं। तो अब हम एक बार स्पेशली किसको देखेंगे? गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को। ठीक है,